मैं यहाँ विनम्र 2 सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। एग्जिट पोल कह रहा है कि 361 से 401 सीटें आएंगी। यहां पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने अपने अपने सूबों में मेहनत की है। एग्जिट पोल ने उन सूबों के बारे में भी कुछ अपने पूर्वानुमान दिए हैं। वो सिर्फ इतना बोले, एग्जिट पोल के बारे में ना बोले, सभी ने मेहनत की है, सभी कार्यकर्ताओं से मिले हैं कि उनके अनुसार कितनी सीटें आ रही। एक सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि यदि वो सीटें मान लीजिए उतनी नहीं आती हैं उनकी, तो क्या वो चुनाव आयोग को दोष देंगे? और तीसरा सवाल, यदि वो चुनाव आयोग को दोष देंगे तो उसके लिए क्या वो कोई सार्थक आंदोलन चलाएंगे? बस 3 सवाल है। बोलिए, अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल पूछ रही हूँ, बोलिए सुनील सिंह। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है। अपनी बात बोले, आक्षेप न लगाए, ताकि जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल। और ये आप रखिएगा ताकि 4 जून को जो सही था उसको दिखाइएगा जरूर। अब आप फंसाने का काम कर रहे हैं प्रवक्ताओं को सारे, लेकिन मैं जवाब ले लेती हूँ। जवाब लीजिए। बोलिए नवल किशोर जी, दीजिए जवाब। मैं कह रहा हूँ इस देश में आंदोलन का एक इतिहास है, और एक आंदोलन का इतिहास जो लोग मानते हैं कि 2014 में आजादी आई है, उसके बाद क्या है? अरे साहब, हम नहीं मानते। 1947 15 अगस्त को आजादी है। छोड़िए, किसी एक आदमी पे बात मत कीजिए। हमने तो क्यों नहीं सुनते हैं? नहीं, देखिए मेरे 3 सवालों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद अपनी बात अवश्य कहिए। स्वागत। आप क्यों घबराते हैं? आप इतना मत घबराइए। सुन लीजिए, किसानों ने 1 साल तक लगातार आंदोलन किया, 700 किसान शहीद हुए। इस सरकार के मंत्री के बेटे ने उन पर ट्रैक्टर चला दिया। अरे भाई, सवाल का जवाब देंगे नहीं। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने माफी मांग के और 3 करोड़ वापस ले लिए। आपको लगता है कि जो आंदोलन यहाँ पे हो सकता है, उसके साथ जब आंदोलन करते हैं तो आप कहते हैं आंदोलन जीवी है? अरे भाई, सवाल का जवाब सरकार ने क्रिएट कर दिया। आपने जवाब लिख के मिला है क्या? लीजिए, आप अगर ये कह रहे हैं ये गलत है तो ये बताइए ना, आपको कितनी सीटें मिलेंगी? गलत और सही तो पूरा देश जानता है कि कौन सही है और कौन गलत। अरे लीजिए, आप ये भी तो आप नहीं ठीक है, इसका मतलब ये नहीं जानते कि इनको कितनी सीटें मिलेंगी। दैट्स ऑल। नहीं, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। केवल आप जानते हैं और सरकार जानती है कि सीट कितनी आएगी और कैसे आएगी। अरे नवल किशोर जी, अब जो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसी को कटघरे में आप खड़ा कर दीजिए, तो ठीक नहीं है ना? अब तो मतलब कितना भी बोलेंगे पब्लिक पर असर नहीं होगा, क्योंकि अब तो ईवीएम में कैद हो चुका है सब कुछ। उन्होंने सवाल पूछा कितनी सीटें आ रही हैं, बता दीजिए। आप बोल दीजिए 40 की 40 आ रही है। इंडिया गठबंधन को क्या दिक्कत है? बताने को क्यों नहीं तैयार हैं आप? सीधा सा सवाल है। नवल किशोर जी का फ्रेम ऐसा लग रहा है फ्रीज हो गया है। सुनील सिंह यादव जी, यही सवाल आपसे भी, कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से ज्यादा आ रही हैं। ये हमारा लोगों का अनुमान है और जिस तरीके से हमने महसूस किया वो बता रहे हैं। अच्छा, एक सवाल अभी आपने किया था, वो लोकतंत्र में व्यवहारिक नहीं है। आपने कहा कि मोदी से बड़ा कौन नाम है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मोदी जी देश के सबसे बड़े नाम हैं, लेकिन क्या 2004 अगर हम याद करें तो क्या अटल जी का नाम किसी से छोटा था क्या? अटल जी का नाम तो पक्ष और विपक्ष में मोदी जी से बड़ा था, मोदी जी से ज्यादा उनकी स्वीकारता थी, लोग उनको मानते थे, लेकिन चुनाव तो हारे ना। और उनके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो अगर आप अटल जी की मनमोहन सिंह की तुलना करते तो आप कहते कभी बन ही नहीं सकते। जैसे अटल जी चुनाव हारे थे, क्योंकि मोदी के सामने कौन, आपने कहा तो मोदी के सामने देश के मुद्दे, और मुद्दे जो हैं वो मोदी से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। मुझे लगता है मुद्दों के साथ चुनाव हुआ है और मोदी जी हारेंगे। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, उत्तर प्रदेश में आपने कहा कितनी सीटें आएंगी जी? हम सीटें तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं चित्रा जी कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें आएंगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है सर, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अटल जी इस देश के बहुत बड़े नेता थे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जिस नेता की मौजूदा वक्त में बात हो रही है, दोनों की तुलना भी किसी रूप में नहीं हो सकती। दोनों एक ही पार्टी के, अपनी अपनी जगह पर दोनों का अलग वर्चस्व रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को चुनने वाला कोई भी चुनाव नरेंद्र मोदी आज तक नहीं हारे हैं, नंबर 1।
नंबर 2 ये है, अगर वो जीत जाते हैं 4 तारीख को, तो वो जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। नंबर 3 ये है, दुनिया में कई ऐसे बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने 3 बार चुनाव जीता है, लेकिन हर बार उनकी जीत का जो मार्जिन है वो घटता हुआ चला गया और तीसरी बार बेहद कम रहा। अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में साबित होते हैं तो नरेंद्र मोदी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। तुलना किसी की किसी से नहीं की जा सकती है, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे जब नरेंद्र मोदी के बरस, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं आंकड़ा ही दे देती हूं आपको। देखिए, इसमें सवाल पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी के कारण क्या आपने वोट दिया है, तो 18% टोटल प्रतिशत, 8% लोगों से अलग अलग मुद्दों पर सवाल पूछा गया। 8% लोगों से जब इस सवाल का जवाब लिया गया तो उनमें से 18%, एक बड़ी तादाद नरेंद्र मोदी के कारण हाँ में हाँ मिलाती है और बाकियों के लिए कुछ भी जवाब नहीं देती है। इसमें यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है। मोदी एक बड़ा फैक्टर है, उसके बरक्स आप नहीं कहते हैं कि आप राहुल गांधी को चुनने के लिए क्या वोट करेंगे या फिर आप अखिलेश यादव को चुनने के लिए वोट कीजिए, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, या तेजस्वी यादव को। तो इससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं सुनील सिंह जी? लेकिन संजय जी, मैं आपके पास आते हुए, अब चूंकि 4 जून का ही इंतजार करना होगा, वो क्या बड़े फैक्टर हो सकते हैं? एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष के सवाल हैं, सवाल बने रहने चाहिए, लेकिन अभी तक सारे आंकड़े अगर एक जैसे इशारा दे रहे हैं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी 3 वजह आपको क्या लगती है? बिल्कुल, बहुत साफ है। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के सामने। दूसरा, ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो तमाम लोगों को मुफ्त राशन और सब्सिडाइज्ड गैस चूल्हा, ये जो तमाम वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। काफी हद तक आंकड़े ये बताते हैं कि गरीब मतदाताओं का वोट बीजेपी की तरफ पिछले 5 साल में बहुत तेजी से शिफ्ट हुआ है। तो दूसरा ये, और तीसरा जो जनरली विकास के कार्य हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा बार बार होती है, देश की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, ये 3 बड़े काम हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही 3 कामों के कारण मुझे लगता है जनता इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को दे रही है और प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने आंकड़े देने को तैयार नहीं है, आप कुछ बोलेंगे इस एग्जिट पोल के इतर? आपका अपना व्यक्तिगत आकलन क्या कहता है संजय जी? नहीं, मुझे लगता है 400 का आंकड़ा तो अभी भी मुझे लगता है काफी दूर है एनडीए के लिए। और मुझे स्वयं लगता था कि लगभग ये कोई 280-85 के आसपास बीजेपी का आंकड़ा हो सकता है। बीजेपी का अकेले? बीजेपी का 80-85 के आसपास, और एनडीए का आंकड़ा शायद लगभग 320-325 का हो सकता है। 2014 में भी 282 सीटें मिली थी, 282 सीटें थी। मेरा अपना आकलन लगभग इसके आसपास था। अब लेकिन अभी एग्जिट पोल आए और मुझे एक तरह से जो तमाम 16-17 एग्जिट पोल आए, एक ही तरफ इशारा है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं 300 पार जाती हुई दिखाई पड़ती है। आपके सवालों का जवाब उधर से तो नहीं मिला, लेकिन आप अपने अनुभवों से कोई आंकड़ा बताना चाहेंगे क्या? मैं फिर कहूंगा, मैं ओल्ड स्कूल का भाई लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं उनका सम्मान करूंगा। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, वो अपनी बात कह रहे हैं। सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब नहीं मिलता, और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि एक दूसरे पे छीछा लेदर करते रहो। मैं कोई आंकड़ा नहीं दूंगा। मैंने जो देखा, जो महसूस किया, उसको मैं 4 जून को बोलूंगा। ये इसलिए नहीं बोलूंगा। छिपा के क्यों रखना चाहते हैं आप अभी? छिपा के क्या, ये मेरी आदत है। तब तक तो आ जाएंगे ना, आंकड़े ही सामने आ जाएंगे। मुझे सिखाया गया है कि आप चुनाव से पहले ये नहीं कहेंगे कि और मैं उस सीख पर कायम हूं, मैं उस सीख की इज्जत करता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने खुद अपनी आंखों से जो देखा है, मैं जानता हूं उस बात। लेकिन क्या ये आंकड़े पलट भी सकते हैं? उल्टा हो सकता है? इंडिया गठबंधन जो लोकतंत्र में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आंकड़े पलटते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। पूरे होंगे कि नहीं होंगे, वो एक बात हो सकती है।